जय हिंद दोस्तों, शिक्षा लोक के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं बच्चों? आज हम लोग फिर से इतिहास का दूसरा अध्याय 10वीं कक्षा का लेके आपके सामने उपस्थित है। इससे पहले हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद को बेहतरीन ढंग से समझा था। उसके नोट्स टेलीग्राम चैनल पे दे दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं उस क्लास का दे दूंगा, आप क्लास भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं, जो इतिहास का दूसरा अध्याय है समाजवाद और साम्यवाद बिहार बोर्ड के छात्रों का, उस पे और इस अध्याय को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बुक का टॉपिक है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो यह समाजवाद क्या होता है और यह साम्यवाद क्या होता है, पहले इन चीजों को जरा गौर पूर्वक समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। एकरा के समझे के तनी प्रयास कर जाओ, ठीक बा? तो आयल जाओ, समझल जाओ। देखा बच्चा लोग, समाजवाद एगो ऐसन व्यवस्था है, समाजवाद एगो ऐसन व्यवस्था है जिसमें जो संसाधन होते हैं उसका स्वामित्व निजी लोगों को न होकर सरकार के पास होता है या राज्य के पास होता है। समझ में आया? समाजवाद एक ऐसी भावना है, एक ऐसा राजनीतिक और आर्थिक विचार है जिसमें जो संसाधन है उसका स्वामित्व, उस संसाधन को रखने का अधिकार सरकार को होता है, ना कि निजी लोगों को। बात समझ में आ गया? समाजवाद क्या है? समाजवाद तो मुझे उम्मीद है आपको इस चीज समझ में आ गया होगा कि संसाधन का स्वामित्व निजी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में आप हैं, तो आपके घर में भी समाजवाद का रूल काम करता होगा। जो घर के संसाधन है, पैसे रुपए हैं, उसको आपको अधिक उड़ाने का अधिकार नहीं होगा, आपके पिताजी का उस पर अधिकार होगा। और आपको पिताजी कुछ कुछ पैसे खर्च के लिए देते होंगे। यह तो नहीं है कि पूरा बैंक बैलेंस ही तुम ले लो बेटा। तो इसी को समाजवाद कहते हैं, जिसमें संसाधन पर अधिकार जो होता है किसका होता है? राज्य, देश या सरकार का होता है। आप ऐसे मान लीजिए, ठीक है। अब साम्यवाद क्या है? इसी का बच्चों थोड़ा सा उग्र रूप है। इसको इंग्लिश में बच्चों क्या बोलते हैं? सोशलिज्म। समाजवाद को सोशलिज्म, और इसको क्या बोलते हैं? कम्युनिज्म। कम्युनिज्म यानी साम्यवाद। जो कम्युनिज्म है इसी को साम्यवाद बोलते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है बच्चों, यह एक ऐसी देखिए विचारधारा होती है जिसमें जो लोग हैं, इनको, जो व्यक्तिगत लोगों को जो होता है कल कारखानों, फैक्ट्री, मशीनों आदि को क्या करना, उसको मतलब रखने का अधिकार नहीं होता है। क्या होता है? जो कारखाने हैं, फैक्ट्री और मशीनें हैं, इसको रखने का अधिकार, चलाने का अधिकार जो होता है व्यक्तिगत लोगों को नहीं होता है। क्या नहीं होता है? व्यक्तिगत लोगों को नहीं होता है। साम्यवाद क्या है? एक ऐसी विचारधारा है जिसमें मशीनों, कल कारखानों को रखने का अधिकार व्यक्तिगत लोगों को नहीं होता है, बल्कि इसको रखने का, संचालित करने का अधिकार सरकार के पास होता है। और जो लोग हैं अपने संपत्ति को सरकार के साथ क्या करते हैं? साझा करते हैं। उसी को साम्यवाद कहा जाता है। इसी का बच्चों थोड़ा सा उग्र रूप होता है साम्यवाद। बात समझ में आया? वैसा विचारधारा जिसमें व्यक्तिगत लोगों को, कारखानों को रखने का, जो फैक्ट्रियां हैं, मशीनें हैं, इनको रखने का अधिकार ना होकर सरकार को इसका अधिकार होता है। और जो लोग हैं उनको अपने संपत्ति को सरकार के साथ क्या करना पड़ता है? साझा में क्या बांटना पड़ता है सरकार के साथ। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिज्म या साम्यवाद। साम्यवाद समझ में आ गया, समाजवाद समझ में आ गया। अब देखते हैं बच्चों, ये जो समाजवाद है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? जो ये विचारधारा है बच्चों, ये कहीं ना कहीं से आई। तो यह कहां से आई और कब आई? तो देखिए, इस कम्युनिज्म की जो विचारधारा थी यह आई 18वीं शताब्दी में जब
जो था औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति में बड़े बड़े फैक्ट्री, कारखाने और जो बड़े बड़े औद्योगिक जो कारखाने लगे, जिसके कारण श्रमिक वर्ग जो था, इनका जो रोजी रोटी कुटीर उद्योग से चलता था, छोटे उद्योगों से था, छोटे उद्योग छोटे उद्योग यह समाप्त होने लगे। क्या होने लगे? समाप्त होने लगे। और श्रमिकों की संख्या बढ़ी और श्रमिक जो थे, इन वर्गों के लोगों का, जो उद्योगपति थे, जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे, इन्होंने शोषण करना शुरू किया। यह शोषण करते थे किस प्रकार? देखिए, यह टाइम पे वेतन नहीं देते थे, उनके जो कार्य करने की क्षमता थी उससे कम वेतन देते थे। इन सभी के आधार पर यह श्रमिकों वर्ग जो थे, श्रमिक वर्गों का इन्होंने शोषण किया। तो समाजवाद की उत्पत्ति कब से हुई? 18वीं शताब्दी, जो हमारा औद्योगिक क्रांति हुई, वहां से औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कई कल कारखाने, बड़े बड़े कारखाने लगे, जिससे कुटीर उद्योग और लघु उद्योग समाप्त हुए और जो बड़े उद्योग थे उन्होंने इसकी जगह ले ली। और इससे क्या हुआ कि श्रमिकों की संख्या बढ़ी और श्रमिकों का शोषण होना शुरू हुआ, पूंजीपतियों द्वारा शोषण किया गया और उनको कम वेतन और अधिक काम कराया गया। और दिन प्रतिदिन उनकी स्थिति, जो श्रमिक वर्ग की स्थिति थी, यह डाउन होते जा रही थी, समाप्त होने जा रही थी, पतन की ओर ये लोग बढ़ रहे थे। और यह दिन प्रतिदिन यह लोग समृद्ध होते जा रहे थे। तो यह जो औद्योगिक क्रांति था उसका फल हुआ। ठीक है, पूंजीपति जो वर्ग थे प्रतिदिन क्या हो रहे थे? समृद्ध हो रहे थे। और जो आपके श्रमिक वर्ग थे, जो काम करने वाले लोग थे, जो आम लोग थे, इनकी स्थिति जो थी दिन प्रतिदिन घटते जा रही थी, कम होते जा रही थी। अब देखिए, इस समाज में दो वर्ग आए, श्रमिक तथा पूंजीपति। जब समाज में वर्ग आए, श्रमिक तथा पूंजीपति, तो इन वर्गों के कारण क्या हुआ? सामाजिक विभाजन हो गया। एक श्रमिक वर्ग अलग क्षेत्र में बट गया और पूंजीपतियों का अलग वर्ग बना। आज भी देखिएगा तो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की एक लड़ाई आज भी चलती है। जो कैपिटलिज्म देश है, जो आपके पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, जो पूंजीवादी देश हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह आता है, और कम्युनिज्म वाले, जिसमें रूस, चीन वगैरह जो देश है आते हैं। तो यह दो भागों में बट गए और श्रमिकों को दिन प्रतिदिन बच्चों क्या किया जा रहा था? उनकी दुर्दशा होते जा रही थी, उनकी स्थिति खराब हो रही थी और वह पतन की ओर अग्रसर हो रहे थे। तभी उन लोगों को कुछ विचारकों से मुलाकात हुआ, कुछ जो आपके क्या कहते हैं, लेखक, राष्ट्रभक्तों से मुलाकात हुआ, जिसमें प्रथम थे सेंट साइमन। उसके बाद आए लुई ब्ला, कार्ल मार्क्स, और रॉबर्ट ओवन, एंगेल्स। इन विचारकों से इन लोगों का मुलाकात हुआ और इन विचारकों ने क्या कहा? इस दुर्दशा के प्रति समाजवाद की शुरुआत की और यहीं से समाजवाद का जो हुआ शुरुआत माना जाता है। समाजवाद की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? जो औद्योगिक क्रांति हुई उसके फलस्वरूप जो श्रमिक वर्ग थे उनको दबाया, कुचला गया, उनके अधिकारों का हनन किया गया। और इसके बाद जो इन लोगों का प्रति जो लोग थे, जैसे सेंट साइमन, लुई ब्ला, इन लोगों ने आवाज उठाया और इसी के बाद समाजवाद प्रचलित हुआ। समाजवाद क्या हुआ? प्रचलित हुआ। अब जो समाजवाद है इसको भी बच्चों कई भागों में बांटा गया है।
देखिए समाजवाद जो था इसको दो भागों में मुख्य रूप से बांटा गया। अच्छा एक चीज जान लीजिए, जो समाजवाद और साम्यवाद है इसके अगर पिता आपसे पूछ दिया जाए, जनक पूछ दिया जाए, तो कार्ल मार्क्स समाजवाद और साम्यवाद के जनक है। कार्ल मार्क्स, कार्ल हेनरी मार्क्स इनका पूरा नाम है, तो यह इनके जनक थे। ठीक है, एक है बच्चों कार्ल मार्क्स से पहले का समाजवाद और एक है कार्ल मार्क्स के बाद का। इसके बाद के समाजवाद है। ठीक है, अब समझिए इन कार्ल मार्क्स से पहले के जो समाजवाद थे इसमें मुख्य रूप से इन्हें यूटोपियन भी कहा जाता है। यूटोपियन, इसमें सेंट साइमन और आपके आ जाएंगे रॉबर्ट ओवन, और एक चीज इनमें देखिएगा बच्चों, अधिकांश जो थे फ्रांस से बिलोंग करते थे, फ्रांसीसी थे। ठीक है, रॉबर्ट ओवन, लुई ब्ला, ये प्रमुख रूप से इसमें माने जाते हैं। ठीक है, इन लोगों को प्रमुख रूप से इसमें माना जाता है। एक है और उनका नाम है एक मिनट बच्चों, नाम मेरे दिमाग से उनका मिस हो रहा है। एक है और, जस्ट एक मिनट बच्चों, एक है और चार्ल्स फेरियर। हाँ, चार्ल्स यह एकमात्र जो थे ब्रिटेन से थे, बाकी सभी जो है फ्रांस से थे। ठीक है, और इसमें कार्ल मार्क्स, लेनिन, आदि हैं। तो यह दो प्रकार के हैं, एक यूटोपियन समाजवाद और एक कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद। ठीक है, इस चीज को आप समझ लिए होंगे उम्मीद है समझ लिए होंगे। अब देखते हैं आगे के टॉपिक को अपने। ठीक है बच्चों, समझ लिया था कि जो समाजवाद है उसको दो वर्गों में बांटा जाता है। एक जो कार्ल मार्क्स से पहले का जो समाजवाद है उसको यूटोपियन समाजवाद भी कहते हैं, और एक कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद जिसे वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। ठीक है, जो कार्ल मार्क्स का समर्थन है उसे क्या कहते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद। तो हम लोगों ने यह भी समझ लिया था कि जो सेंट साइमन, चार्ल्स फेरियर, लुई ब्ला और रॉबर्ट ओवन थे, यह कौन थे, यूटोपियन समाजवाद, यानी यह जो थे कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवादी थे। ठीक है, अब समझते हैं। एक मैंने बच्चों आपको एक मुझसे मिस्टेक हुई थी, मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। मैंने बच्चों आपको चार्ल्स फेरियर को ब्रिटेन का बताया था, ठीक है, और रॉबर्ट ओवन को आपको फ्रांस का बता दिया था। तो बच्चों यह गलती मुझसे हुआ था। जो रॉबर्ट ओवन है यह ब्रिटेन के हैं, और जो चार्ल्स फेरियर है, फेरियर, यह फ्रांस के हैं। ठीक है, चार्ल्स फेरियर फ्रांस, फॉ से फ्रांस और फॉ से फेरियर, याद रखिएगा। और ये रॉबर्ट ओवन जो है, यह रॉबर्ट ओवन यह ब्रिटेन के थे। ठीक है, अब बात क्लियर करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यूटोपियन समाजवाद जो है ये क्या चीज है, ये होता क्या है, अब समझने का प्रयास करिए। यह जो यूटोपियन समाजवादी लोग हैं, यह लोग बड़े बदलाव या क्रांति में विश्वास नहीं रखते, यह बड़े क्रांति का समर्थन नहीं करते। यह क्या कहते हैं कि शांतिपूर्ण रूप से बदलाव होना चाहिए। इनका यकीन शांति रूप से बदलाव में होता है। जैसे मान लीजिए अगर मुझे अपनी बातों के लिए किसी से, अगर मान लीजिए मुझे अगर किसी से कोई वस्तु चाहिए और वो मेरा हक है, अगर कोई ना दे, तो शांतिपूर्ण रूप से जब मैं उसको बोलूँगा कि सर प्लीज़ मुझे मेरा पढ़ने का जो अधिकार है उसको दे दीजिए सर प्लीज़,
मैं आपसे इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं किसी प्रकार के आपसे हानि नहीं पहुँचाना चाहता आपको। तो यह क्या है? यह यूटोपियन समाजवाद है। माफी चाहता हूँ। यह क्या है? यूटोपियन समाजवाद। इसमें क्या लोग होते हैं? जो लोग होते हैं क्रांति के बदले शांतिपूर्ण रूप से बदलाव में यकीन रखते हैं। इसके प्रथम समर्थक जो है, इसके प्रथम जो प्रतिपादक माना जा सकता है, इसके जनक मान सकते हैं जो यूटोपियन समाजवादी, उसके सेंट साइमन थे। सेंट साइमन यह बेसिकली फ्रांस से बिलोंग करते थे, यह फ्रांस के थे और इन्होंने यूटोपियन समाजवाद की एक विचार दिया। उन्होंने कहा कि राज्य एवं समाज को इस प्रकार संगठित किया जाए कि वह एक दूसरे का शोषण ना करके बल्कि मिलजुल के प्रकृति का शोषण करे। इन्होंने क्या कहा कि जो हमारे देखिए राज्य है और समाज, जो राज्य है यानी सरकार, जो लोग हैं, और जो हमारा समाज है यानी श्रमिक वर्ग है उसको इस रूप से संगठित किया जाए कि वह एक दूसरे का शोषण ना करे बल्कि मिलजुल के प्रकृति का शोषण करे। समझ में आ गया? मिलजुल के क्या करे? प्रकृति का शोषण करे। इनके यह विचार थे। सेंट साइमन का क्या विचार था कि लोग जो थे संगठित होके एक साथ आके एक दूसरे के साथ जो मतलब शोषण कर रहे हैं इसको छोड़ के प्रकृति का शोषण करें। ठीक है। इन्होंने नारा दिया प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार, और बाद में चलकर यही समाजवाद का मूल जो नारा बना यही बना। सेंट साइमन द्वारा दिया गया प्रत्येक को उसके क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। समझ में आ गया? इन्होंने यह नारा दिया। अब दूसरे यूटोपियन समाजवाद आए, चार्ल्स फैरियर। यह आधुनिक औद्योगिकवाद के समर्थक जो थे वह नहीं थे। यह इनका मानना था कि आधुनिक औद्योगिकवाद जो है इससे श्रमिकों का पतन होगा, श्रमिक जो होंगे और शोषित होंगे और लोगों को और अधिक दुर्दशा होगी। तो यह आधुनिक औद्योगिकवाद के समर्थक नहीं थे। इन्होंने कई ऐसे कार्य किए जिससे जो श्रमिक माफ करिएगा मेरा तबीयत बच्चों थोड़ा सा खराब है, जो आधुनिक औद्योगिकवाद के समर्थक ये नहीं थे और इन्होंने श्रमिकों के लिए बहुत से कार्य किए जिससे उनका भला हो सके, उनको जरा सा उठाया जा सके ऊपर। उसके बाद आते हैं लुई ब्ला। यह भी जो बच्चों थे यह फ्रांस के थे और यह एकमात्र ऐसे मतलब विचारक थे, समर्थक थे आप मान सकते हैं, जी वो राजनीति में भी भाग लिए, यह राजनीति में भी आए। समझे? एकमात्र ऐसे विचारक थे जो राजनीति में आए। मैं देखिए बच्चों बताने के लिए आपको बहुत कुछ इसमें बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता क्योंकि आप इतनी सारी बातें अपने दिमाग में नहीं रख सकते हैं। मैं भी जानता हूँ कि आप नहीं रख सकते हैं। बच्चों आपका जो ध्यान है लाल पीला के चक्कर में ज़्यादा रहता है, तो आपके दिमागों में वो सब भी तो बातें रखनी है। तो ये बातें इतनी सारी मैं रख दे दूंगा, कहाँ से आप रखिएगा? जगह है नहीं है ना बच्चों। तो ये समझिए यहाँ पे। अब देखिए, अब ये जो रॉबर्ट ओवन है ये बड़े बेहतरीन आदमी थे, एक उद्योगपति थे और ब्रिटेन के रहने वाले थे। औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरू हुई? ब्रिटेन से। तो रॉबर्ट ओवन जो है ये कहाँ से थे? ब्रिटेन से। और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यह एक उद्योगपति भी थे। इन्होंने ब्रिटेन में एक फैक्ट्री लगाई और फैक्ट्री लगाने के बाद इन्होंने देखा लोगों को, इन्होंने अच्छी वेतन अच्छी सुविधा दी और इन्होंने पाया कि जब हम अपने श्रमिकों और मजदूरों को खुश रखते हैं, उनको अच्छी सुविधा देते हैं, तो हमारी जो इनकम होती है उद्योग से वो घटने के बजाय बढ़ जाती है। तो यह जो थे प्रथम ऐसे उद्योगपति बने जिन्होंने श्रमिकों को अच्छी सुविधा और अच्छा उन्होंने कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। और इन्होंने क्या किया? लोगों को जो और जगह उद्योगपति जो थे शोषण कर रहे थे, इन्होंने उनका शोषण ना करके उनको अच्छी सुविधा अच्छा वेतन दिया और कम समय कार्य करवाया। तो यह जो था रॉबर्ट ओवन थे, इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी। अब पूछ देगा कि प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार, प्रत्येक को उसके क्षमता के अनुसार यह जो वाक्य है यह किस मतलब विचारक के द्वारा दिया गया था? तो आंसर आपको बताना पड़ेगा। सेंट साइमन।
ठीक है, यह पूछता है यूटोपियन समाजवादी के बारे में बताइए, यूटोपियन समाजवादियों के 4 के नाम लिखिए। क्या क्वेश्चन पूछ देगा यूटोपियन समाजवादी इनमें से कौन नहीं है, कौन है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। सेंट साइमन के विचारों के बारे में व्याख्या कीजिए, ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन। अब ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है मुझे समझ में आ गया होगा। कहते हैं ना कि बोल रहा हूं, उस बात को गौर करिएगा कि सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, चलने की जिद होनी चाहिए मंजिल के लिए। तो जो चलने की ही जो है जिद आप लोग पैदा करिए, ठीक है। सोचने से तमन्ना पूरा नहीं होगा, चलने की जिद पूरा करिए और तमन्ना तो हम लोग पूरा करेंगे ना। आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स और के बारे में अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। आज के वीडियो में बच्चों कार्ल मार्क्स के बारे में जानेंगे, इनके सिद्धांत, इनके विचार, इसके बाद हम लोग बोल्शेविक क्रांति, जो रूसी क्रांति थी, सब के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज पहले कार्ल मार्क्स की थोड़ा सा जीवन के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। जो कार्ल मार्क्स जी जो थे, साम्यवाद और समाजवाद के पिता, यह एक महान व्यक्तित्व रखते थे, एक महान विचारक थे। इन्होंने क्या किया बच्चों, समाजवाद और साम्यवाद जैसी विचारधारा का प्रतिपादन किया। इनका जन्म जो हुआ बच्चों 5 मई 1918 को हुआ। कब हुआ? 1918 के 5 मई के दिने, 5 मई के इनको जन्म हो गया इनका। कहाँ हुआ? टियर नगर, राइन प्रांत, जर्मनी। 18 चक्का जो गाड़ी होता है, 18 देख लीजिए, 18 चक्का जो टायर होता है, टायर, वह कहाँ मिलता है? जर्मनी में। इस चीज को थोड़ा सा आप ट्रिक समझने का प्रयास करिए। 18 चक्का कहाँ गाड़ी मिलता है? टायर, 18 चक्का वाला टायर वाला गाड़ी जर्मनी में मिलता है। तो इनका जन्म कब हुआ? 5 मई 1918, सॉरी माफ करिएगा, 1818, टियर नगर, जर्मनी। टियर नगर, जर्मनी। इनके पिता जो है हेनरी मार्क्स, पेशे से एक प्रसिद्ध वकील थे, ठीक है, एक बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे। इन्होंने बाद में, इनके जो पिता थे, आगे चलकर ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया, ठीक है। हेनरी मार्क्स जो थे कार्ल मार्क्स के पिता, इन्होंने बाद में चलकर क्या किया? ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया। ये बकलोलवा ईसाई धर्म को बाद में ग्रहण किया। अब देखिए जो शिक्षा इन्होंने ली, बोन विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा ली। ब से बोन, ब से विधि। कहाँ से विधि की शिक्षा ली? तो वो से, देखिए इसमें क्या है? वोन, और इसमें क्या है? वो विधि। ये ब से बर्लिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ब से बर्लिंग नहीं, व से वोन और व से विधि। विधि की शिक्षा कहाँ से ली? तो वोन विश्वविद्यालय से। 1836 में इन्होंने बच्चों बर्लिंग विश्वविद्यालय आए और यहाँ इनके जीवन को एक अलग मोड़ मिला, ठीक है। यह जो हीगेल्स के विचारों से प्रभावित हुए और मॉन्टेस्क्यू और हीगेल्स के विचारों का अध्ययन किया और उनके बारे में पढ़ा। बात समझ में आई? इनकी पत्नी जो थी जेनी, एक चाइल्डहुड फ्रेंड थी, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, वही थी बचपन का प्यार, चाइल्डहुड फ्रेंड, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, जेनी। ये कहाँ की थी? पत्नी इनकी जेनी जो थी, 1848 में इनका शादी हुआ जेनी का इनसे। इनकी पत्नी जेनी थी और ये बचपन का प्यार थी इनका। तो बचपन का प्यार कार्ल मार्क्स भूल नहीं जाना, और ये कार्ल मार्क्स नहीं भूले और इनसे शादी किए 1848 में, ठीक है। अब टोटल चीजों को मैं एक बार कंबाइन करता हूं। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ बच्चों? 5 मई 1818 को, टियर नगर, राइन प्रांत, जर्मनी, ठीक है। टियर नगर, राइन प्रांत, जर्मनी। अब बताइए इनके पिता का नाम क्या था? हेनरी मार्क्स। ये पहले वकील थे, बहुत प्रसिद्ध, बाद में इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। इन्होंने बोन विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने बर्लिंग विश्वविद्यालय 1836 में बर्लिंग विश्वविद्यालय से क्या, इनको जीवन को एक अलग मोड़ मिला। इन्होंने मॉन्टेस्क्यू और हीगेल्स के विचार को पढ़ा और अध्ययन किया। इनका बचपन का प्यार जेनी से शादी 1848 को हो गया और ये फंस गए जेनी के साथ मैनी करने में, ठीक है।
बात समझ में आ गया, ये टोटल चीजें समझ में आई। यूटोपियन समाजवाद समझ में आ गया। कार्ल मार्क्स की जीवनी पूछता है VBI, इसको कहीं भी दिमाग से उड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। कार्ल मार्क्स की जीवनी पूछता है, इनके विचार को पूछता है, तो विचार को पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन